तो कहानी की शुरुआत अमेरिका से होती है, जहां अमेरिका में एक बहुत ही बड़ी चोरी के बारे में सभी न्यूज में बताया जा रहा था, जो सबके हिसाब से अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी थी, क्योंकि चोरों ने 11 मिलियन डॉलर्स बहुत ही चतुराई से चुरा लिए थे। लेकिन अब तक भी कोई पुलिस वाले उनके बारे में कुछ भी नहीं पता कर पाए थे। वहीं इस केस को डिटेक्टिव जेम्स को दिया गया था, जिसने उन चोरों में से एक को पकड़ लिया था और तब वो उससे पूछताछ करने लगता है। इसके साथ ही कहानी वहां से 3 महीने पहले एडी पर जाती है, जो एक रेस्टोरेंट में काम करा करता था, पर उसकी किसी गलती की वजह से उसका मालिक उसको बहुत बुरी तरह से पीटता हुआ रेस्टोरेंट से भगाने लगता है। जिस दौरान ही एडी का एक दोस्त क्रिस वहां पर आकर एडी के मालिक को मारता है और बाद में एडी को वहां से लेकर चला गया। पर रास्ते में उनकी बातों से साफ समझ आ रहा था कि एडी ज्यादा पैसे बनाने के लिए रेस्टोरेंट में चोरी किया करता था, इसी वजह से उसका मालिक उसको मार रहा था। पर अभी वो क्रिस के घर में चले जाते हैं, जहां क्रिस अपनी माँ को एक स्टैचू देता है, जो वो उनके लिए गिफ्ट के तौर पर लेकर आया था। अब इसके बाद रात होने पर क्रिस अपने फादर को एक रेस्टोरेंट के बाहर लेने के लिए चला जाता है, जहां उसके फादर साफ सफाई का काम किया करते थे। तब रेस्टोरेंट के बाथरूम में जाकर क्रिस उन्हें वहां से चलने को कहने लगता है, लेकिन उतने में ही वहां पर रेस्टोरेंट का ओनर सिप्रो आ गया, जो क्रिस के फादर को सही से ट्रीट नहीं करता था और उसके ही बिहेवियर को देखकर क्रिस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से वो सिप्रो को बहुत उल्टा सीधा बोलता है। पर अभी क्रिस के फादर उसको वहां से घर भेज देते हैं और घर आकर उसको समझाने लगते हैं कि वो अपने मालिक के साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकते। अब वैसे क्रिस अपनी मॉम, डैड और छोटी बहन विक्टोरिया को एक सुकून की जिंदगी देना चाहता था, इसलिए वो अपने पिता को सुबह कहता है कि वो उनकी तरह ही पुलिस फोर्स को ज्वाइन कर लेगा, जिससे बाद में उन्हें पैसे की कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। इसके लिए उसने पहले से पुलिस डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन डाली हुई थी, और जैसा कि फिलहाल उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होने की वजह से उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो अभी परेशान होकर एडी से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में चला गया, जहां एडी के दो दोस्त माइक और जिमी पहले से ही मौजूद थे, जो क्रिस के पुलिस बनने के सपने को लेकर उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो दोनों 2 नंबर का काम करके ही अपने मतलब भर का पैसा बना लेते थे। अब इसकी वजह से क्रिस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अब वो माइक और जिम्मी के जाने के बाद एडी को भी सब सही से बताता है। अब जैसा कि क्रिस को अपने परिवार को संभालने के लिए कोई ना कोई नौकरी करनी ही थी, इसीलिए वो एक न्यूज़पेपर में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के आर्टिकल को देख के एक लिमिटेड कंपनी में जॉब के लिए जाता है, जो आर्म्ड गार्ड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया करती थी, और उनके वॉल्ट में गवर्नमेंट और कुछ बड़ी कंपनीज के पैसे भी रखे जाते थे, जिनको कभी कभी लेके आना और लेके जाना भी पड़ता था, और क्रिस का काम उन्हीं पैसों की रखवाली करना था। बस यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि क्रिस की सैलरी बहुत कम थी, मगर उसके बावजूद पैसों की कमी के चलते क्रिस इस जॉब को करने के लिए मान गया, जिसके अगले दिन से ही उसकी ड्यूटी एक आदमी टोनी के साथ लगा दी गई थी, जिसमें उन दोनों को ही सब पैसों का सही से ध्यान रखना था। इसीलिए क्रिस टोनी के साथ मिलकर पैसे ट्रांसफर करने के लिए वैन से निकल गया, और इसके बाद जब वो वापस से अपनी इन्वेंट्री पहुंचते हैं तो टोनी क्रिस को वहां के बारे में जानकारियां देता है, जिस दौरान टोनी उसे कमरे की तरफ ले गया था, जिसमें बैग्स में बहुत सारा पैसा रखा होता है, और जब भी वो कमरा पैसों से पूरी तरह से भरा जाता था तो उन्हें उस पैसे को कहीं और लेके जाना होता था। मगर वहाँ इतना ज्यादा पैसा होने के बाद भी सिक्योरिटी कुछ खास नहीं थी, और गिने चुने लोग जो वहाँ काम करते थे वो भी अपने काम को सीरियस नहीं लेते थे। अब फिलहाल टोनी या क्रिस दोनों में से किसी एक को रात में वहीं रुकना पड़ेगा, और ज्यादातर ये काम खुद टोनी ही करा करता था। तब उस जगह को जाके देखने पर क्रिस काफी ज्यादा शॉक हो गया, क्योंकि वहां मौजूद दिन वाला सिक्योरिटी गार्ड आराम से सो रहा था, और वहीं के एक रूम में एक कुत्ता भी था, जो खुद भी रात में वहां ही सोया करता था। खैर, अब क्रिस वहां के काम करने के तरीके को देख के काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि वहां कोई भी सही से काम कर ही नहीं रहा था। खैर, आज अपना सारा काम खत्म करने के बाद वो अपने घर में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके पिता को सिप्रो ने कल की हरकत की वजह से बिना किसी रीजन के काम से निकाल दिया है, जिसके बारे में जानने के बाद क्रिस को काफी ज्यादा बुरा लगा था, और साथ ही उसे सिप्रो की हरकत पर गुस्सा भी आया था। इवन अब अपने घर की सारी जिम्मेदारी क्रिस के सर पे ही थी। तब क्रिस भी इस बात को अच्छे से समझता है, और इसके अगले दिन वो जब काम के दौरान टोनी के साथ पैसे लेकर जा रहा था, तब वो टोनी को अपने डैड की जॉब छूटने के बारे में बताता है, जिस पर टोनी उसे आगे टेंशन न लेने को कहकर बाहर रुकने को कहता है, और खुद वेयर हाउस के अंदर पैसे निकालने के लिए चला गया। अब उतने में ही पीछे से एक गाड़ी वहां आती है, जिसमें से एक आदमी नीचे आके वैन के नीचे एक बॉम्ब लगा देता है, और थोड़ी देर बाद जब टोनी और क्रिस दोनों ही वहां से जाने लगते हैं तो अचानक वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। हालांकि टोनी और क्रिस के फिलहाल वैन के नीचे होने की वजह से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन आसपास भगदड़ मच गई थी। तभी उस दूसरी कार में से 2 लोग गन्स लेकर उतरते हैं और टोनी और क्रिस से वैन के कंटेनर की चाबी मांगते हैं, क्योंकि उसमें पैसे अभी भी सेफ थे। इसी बात की वजह से टोनी और क्रिस की उनसे लड़ाई होना चालू हो गई थी,
जिस दौरान वो दोनों उन्हें शूट करने की कोशिश भी करते हैं, जिससे जैसे तैसे क्रिस तो साइड में कूद के बच गया था, लेकिन टोनी के उन लोगों के सामने होने की वजह से उसे 2 या 3 गोलियां लग जाती हैं, जिससे मौके पे ही उसकी मौत हो गई थी। ये देखकर जल्दी से वो चोर वहां से भाग गए और थोड़ी देर बाद वहां डिटेक्टिव जेम्स अपने कुछ साथियों के साथ आता है। उस समय पे जेम्स क्रिस से पूछताछ करने लग गया था, जिसको फिलहाल के लिए टोनी की मौत का बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। हालांकि एक गोली खुद क्रिस को भी लगी थी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से उसकी जान बच गई थी, जिसकी वजह से जेम्स को ऐसा भी लग रहा था कि इस चोरी में क्रिस का भी हाथ हो सकता है। मगर क्रिस उसकी इस तरह की बातों का कोई भी जवाब दिए बगैर ही वहां से अपने घर में चला गया, जहां आज नैन्सी नाम की क्रिस की पड़ोसन भी आई हुई थी, जो क्रिस को काफी पसंद करती थी। लेकिन क्रिस के मन में उसके लिए ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं होती। इवन अभी भी क्रिस का पूरा ध्यान टोनी की मौत की तरफ था, जो देखकर उसका पूरा परिवार उसको संभालने की कोशिश करने लगता है। और उतने में ही वहां पर एडी भी आ जाता है, जो अपने मनमोजी नेचर की वजह से क्रिस के मन का हाल नहीं समझ पा रहा था, जिसके कारण वो अपने ठपोरे स्टाइल में सबसे बातें करने लगता है। अब क्योंकि ये बात किसी को पसंद नहीं आई थी, इसलिए सब अपने अपने रूम में चले गए। खैर अगले दिन क्रिस वापस से अपने काम पे चला जाता है, जहां उसका बॉस उससे बहुत ज्यादा नाराज था, क्योंकि उन गुंडों से हुई मुठभेड़ के दौरान क्रिस और टोनी के पास गन भी मौजूद थी। लेकिन क्रिस के बॉस के हिसाब से उसने उसे जानबूझकर इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि वो डर गया था, जिसकी वजह से ही अभी क्रिस का बॉस उसे गुस्से में डिमोट करते हुए नाइट शिफ्ट पे पहरेदारी करने को कहता है, जिसका मतलब कि अब रात में क्रिस को उसी जगह पे काम करना पड़ेगा। ये चीज क्रिस को पसंद तो नहीं आ रही थी, मगर घर संभालने के लिए उसे ये काम भी करना पड़ता है। तब वो ड्यूटी के दौरान रात में देखता है जो गार्ड्स पैसे रखने के लिए वॉल्ट में आए थे, उन्होंने आलस के चलते कुछ पैसे बाहर वैन में ही छोड़ दिए थे, जिसके बारे में क्रिस उन्हें बताता भी है, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। और वोल्टा क्रिस को ही सीसीटीवी से वैन पे सही से नजर रखने को कहते हैं, ताकि कोई उन पैसों को चुरा न ले। तब क्रिस इस पे मान तो गया था, मगर अभी भी उसका मन कर रहा था कि वो उस वैन में से खुद ही कुछ पैसे चुरा ले, क्योंकि यहाँ के लोग सच में इतने लापरवाह थे कि वो वहाँ मौजूद पैसों को सही से गिनते तक नहीं थे। और ऐसे में अगर वहां से कुछ पैसे गायब हो भी जाते, तब भी किसी को ना तो कोई फर्क पड़ता और ना ही इस बारे में किसी को पता चलता। अब उसी समय उसकी नजर एक टेबल पर रखे लेटर पर पड़ती है, जिसके अकॉर्डिंग टोनी के फैमिली को उसकी मौत की वजह से $5000 दिए गए थे। मगर ये देखकर क्रिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी एम्प्लॉय की ऑन ड्यूटी मौत पे उसकी फैमिली को $50,000 दिए जाने वाले थे। अब इसके बारे में वो अगले दिन एडी से मिलके उसको भी इस बारे में बताता है, पर जैसा कि एडी तो खुद ही हवाबाज आदमी था और उसे जल्दी से जल्दी अमीर भी होना था, इसीलिए वो क्रिस की कंपनी के बारे में सब जान के वहां चोरी करने के बारे में सोचने लगता है, जिस पर वैसे तो क्रिस डर की वजह से मना कर रहा था। लेकिन एडी इस बात को अच्छे से जानता था कि वहां की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा लापरवाह है, तो वहां से पैसा चुराना भी बहुत ज्यादा आसान होगा। मगर उसके बाद भी क्रिस इसके लिए साफ मना कर देता है। खैर अब शाम में अपने काम पे जाने पर क्रिस के मन में भी थोड़ा सा लालच आ गया था, इसीलिए वो वॉल्ट के अंदर रखे काफी सारे बैग्स में से एक बैग को चुराने के बारे में सोचता है। मगर अभी सिक्योरिटी के वहां से जाने के बाद जैसे ही उसने वॉल्ट को खोला था, वैसे ही उसके पास पुलिस का कॉल आ गया, जिन्होंने उस कंपनी में चोरी हो जाने के बाद वॉल्ट में ऐसे सिस्टम्स लगा रखे थे कि उसको ऑफ टाइम पे खोलते ही पुलिस स्टेशन में सिक्योरिटी अलार्म बजने लगते थे। तब पहले तो क्रिस उन्हें कंफर्म करता है कि वहां पे सब एकदम सही है, और अब जैसा कि वो वॉल्ट के अंदर जाके वहां से पैसे नहीं निकाल सकता था, इसलिए वो नीचे से ही सीसीटीवी से बचकर एक बैग को निकाल लेता है और अगले दिन इस बारे में एडी को बताता है। तब उसकी बातें सुनने के बाद एडी खुद भी क्रिस के साथ ही जॉब करना चाहता था, ताकि वो भी जल्दी से जल्दी शादी करके एक मस्त लाइफ जी सके। जिस पर क्रिस उसको समझाता है कि असल में वो पैसे उसने अपने लिए नहीं बल्कि टोनी की फैमिली को देने के लिए चुराए थे, क्योंकि कंपनी वालों ने उसकी फैमिली के साथ सच में काफी ज्यादा गलत किया था। और अब सच में क्रिस ऐसा ही करता है। वो थोड़ी देर बाद एडी के साथ जाकर टोनी की वाइफ से मिलता है, जिसको उसने $50,000 दे दिए थे, मगर उसके बाद भी उनके पास काफी ज्यादा पैसे बच गए थे, इसलिए वो उसकी पार्टी करने के लिए पास में ही मौजूद सिपरो के क्लब में चले जाते हैं, जहां ज्यादा पैसे होने की वजह से एडी वहां मौजूद लड़कियों को चमकाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्रिस को ये चीज पसंद नहीं आती, क्योंकि ऐसे में वो दोनों लोगों की नजरों में आ सकते थे और कहीं ना कहीं ऐसा करना सही भी नहीं था। तभी एडी की नजर पास में ही बैठे माइक पे पड़ती है, जो पास में ही अपने कुछ ड्रग डीलर दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, और उसे देखकर एडी उसके पास चला जाता है। अब वैसे तो माइक खुद भी एडी और क्रिस को इतना ज्यादा पैसा उड़ाते देख थोड़ा सा शौक था, लेकिन वो इस बात पे ज्यादा गौर नहीं करता।
अब वैसे एडी का माइक के पास आने का रीजन माइक के अगल बगल में बैठे ड्रग डीलर्स थे, क्योंकि एडी खुद भी उनकी तरह ड्रग सप्लाई करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता था। पर जैसा कि वो लोग एडी को सड़क छाप गुंडा ही मानते थे, इसलिए वो एडी की बातों पे ध्यान न देके उसका मजाक बनाने लगते हैं, जिससे एडी वापस से क्रिस के पास आ जाता है। लेकिन इसके अगले ही पल वो वापस से माइक के पास चला गया था, जहां उसने माइक को क्रिस के बारे में सब बता दिया था कि किस तरह से क्रिस अपने काम की जगह से पैसे चुरा सकता है और वहां इतनी ज्यादा सिक्योरिटी भी नहीं है। तब माइक खुद भी एडी और अपने साथियों के साथ क्रिस के काम की जगह पे चोरी करने के बारे में सोचने लग गया था। लेकिन उतने में ही खुद क्रिस ने वहां आके उनकी बातें सुन ली थी, जिसकी वजह से वो एडी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि उसने ऐसे लोगों को उसकी पर्सनल चीजों के बारे में बता दिया था जो कभी भी क्रिस को नुकसान पहुंचा सकते थे। मगर एडी के हिसाब से उसने बिल्कुल सही किया होता है, क्योंकि वो छोटे लोगों की तरह अपनी लाइफ को नहीं जीना चाहता था और उसे जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा पैसे चाहिए थे। अब वैसे तो क्रिस को भी पैसों की काफी ज्यादा नीड थी, क्योंकि उसे भी अपनी फैमिली को संभालने में काफी दिक्कत आ रही थी। लेकिन उसके बाद भी वो वहां चोरी करने से मना कर देता है, क्योंकि उसको ये काम बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। अब वैसे आज अपने काम पे जाने के बाद कहीं ना कहीं क्रिस को वापस से अपने परिवार की मुश्किलों का एहसास होता है, जिसकी वजह से उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो किसी भी हाल में एडी और माइक के साथ मिलकर अपने काम वाली जगह पे चोरी को अंजाम देगा। इसलिए वो बाद में जाके इस बारे में एडी और माइक से बात करता है, जिस दौरान उनका एक साथी जिम्मी भी उनके साथ था। पर वो काफी ज्यादा डरपोक और समझदार था, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि उसकी किसी भी हरकत की वजह से आगे चल के उसे या उसके परिवार को कोई खतरा हो। इसी वजह से वो इस काम में शामिल होने से मना कर देता है। लेकिन अब क्रिस एडी और माइक से कहता है कि चोरी करने से पहले उन्हें किसी तरह से ऑफिस के बाहर लगे सीसीटीवी को तोड़ना पड़ेगा, जिसको जानबूझकर उनके ऑफिस वाले आलस के चलते सही नहीं करेंगे, जिसके बाद में क्रिस पे ज्यादा किसी को शक भी नहीं होगा। इवन क्रिस ये भी चाहता था कि चोरी वाली रात को एडी और माइक तब तक अंदर ना आए जब तक वो उन्हें ना बुलाए। तब वो दोनों इसके लिए मान गए थे और फिर रात में वापस से क्रिस अपने काम पे चला गया था। अब उस समय क्रिस चोरी की वारदात को शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है, लेकिन कुछ भी शुरू करने से पहले ही वहां जेम्स अपने साथियों के साथ गन्स लेके आ गया था, क्योंकि उसे किसी से खबर मिली थी कि क्रिस की काम वाली जगह पे चोरी होने वाली है। लेकिन अभी जेम्स को ये नहीं पता था वो चोरी करना कौन चाहता है। तब वो क्रिस से इस बारे में पूछताछ करने लगा, जिस दौरान क्रिस ने तो उसे सब नॉर्मल ही शो किया और जेम्स को भी आसपास के एरिया को सर्च करने पे वहाँ कुछ नहीं मिलता। इसी बीच क्रिस ने एडी को कॉल करके आज वहाँ आने से मना कर दिया था, क्योंकि जेम्स के रहते वो वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते थे। तब तक जेम्स को भी बाहर मौजूद दो लोगों के बारे में पता चल गया था, जो असल में वहाँ चोरी करने के इरादे से आए हुए थे, जिनके बारे में जान के जेम्स तुरंत ही उन्हें रोकने की कोशिश करता है। जिस दौरान जेम्स, उसके साथी और उन दोनों लोगों के बीच में अंधाधुंध गोलियां चलना चालू हो गई थी, जिसमें जेम्स ने एक चोर को मार गिराया था और दूसरे को जैसे तैसे पकड़ लिया था। तब वो चोर धोखे से जेम्स को शूट करने वाला होता है, लेकिन तब क्रिस जैसे तैसे उसे गिरा के जेम्स की जान बचा लेता है। अब वैसे असल में ये चोर एडी और माइक नहीं बल्कि कोई और थे, जिसकी वजह से ही क्रिस ने जेम्स की मदद भी कर दी थी। खैर, क्रिस की यह हरकत अगले दिन सुर्खियों में आ गई थी कि कैसे उसने बहादुरी दिखाते हुए शहर के सबसे बेस्ट ऑफिसर जेम्स की जान बचाई है। और इसकी वजह से क्रिस के घर वाले तो उससे खुश थे ही, और तो और पूरे शहर में बस क्रिस के बारे में बातें हो रही थी। खैर, वहीं जैसा कि माइक को लग रहा था कि जेम्स को चोरी के बारे में खबर जिम्मी ने दी होगी, इसीलिए वो जिम्मी के पास जाके उसे जान से मार देता है, क्योंकि अगर उसने अभी खबर नहीं भी दी होती तब भी वो बाद में जेम्स को जाके एडी, क्रिस और माइक तीनों के प्लान के बारे में बता सकता था। वहीं उसी शाम एडी वापस से क्रिस के पास जाके उससे पूछता है कि वो चोरी को अंजाम कब देंगे, तो इस पर क्रिस भी अभी उससे कुछ समय शांत रहने को कहता है, क्योंकि 2 बार लगातार चोरी की वारदात हो जाने की वजह से क्रिस का बॉस और शहर के ऑफिसर्स बहुत ज्यादा सतर्क हो गए थे। पर अभी एडी तो बस जल्दी से जल्द चोरी करना चाहता था, जिसके लिए वो क्रिस को जिम्मी की मौत के बारे में बताकर उस पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। लेकिन क्रिस तो उल्टा इस बात से और ज्यादा भड़क गया था, इसलिए वो एडी और माइक के बारे में उल्टा सीधा कहकर एडी से आगे कोई भी बात तक करने से मना कर देता है। लेकिन इस बात से एडी को बहुत ज्यादा बुरा लगा था, और जैसा कि वो तो बस पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार था, इसीलिए रात में क्रिस के काम के टाइम पे उसके ऑफिस की छत तोड़ते हुए अंदर घुस गया, जो देखकर क्रिस को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी क्रिस के पास पुलिस का कॉल आता है, जिन्हें एक पड़ोसी से पता चला था कि कंपनी में कोई गड़बड़ है, लेकिन क्रिस अभी भी चीजें जैसे तैसे संभाल लेता है। अब कॉल कटने के बाद एडी किसी भी हाल में वहां मौजूद सारा पैसा चुराना चाहता था, और अब अगर क्रिस इसमें उसकी मदद नहीं करता तो पुलिस वैसे भी अगले दिन वहां आके उन्हें पकड़ लेती, क्योंकि क्रिस ने उनसे झूठ कहा था कि सब सही है।
इसका मतलब कि अब क्रिस के पास दो ही रास्ते थे कि या तो वो एडी के साथ मिलकर चोरी करे या उसे पुलिस के हवाले कर दे। तब एडी क्रिस से वहां मौजूद तिजोरी को खोलने को कहता है और इसके बाद एक मास्क लगाकर तिजोरी में चला गया। तब सबसे पहले तो वो कुत्ते को शूट करके खत्म कर देता है और बाद में जल्दी जल्दी वहां का सारा पैसा इकट्ठा करने लगा। तब भी क्रिस लगातार एडी को समझाने की कोशिश कर रहा था कि अंदर एक कैमरा भी है और एडी को ऐसा नहीं करना चाहिए, पर उसके बाद भी एडी इस पर ना मानते हुए सीधा सबसे पहले कैमरे को तोड़ता है और वापस से अपने काम में लग गया। तब भी क्रिस को काफी बुरा लग रहा था क्योंकि वो किसी भी हाल में इस काम में शामिल नहीं होना चाहता था, क्योंकि अगले दिन उसके गायब होने से उसकी फैमिली पे मुसीबत आ सकती थी और अब अगर वो वहां पर रुकता तो अगले दिन उसे पुलिस वालों और कंपनी के मालिक के काफी सारे सवालों के जवाब देने पड़ते। यही बात वो एडी को भी बताता है, जो सुन के एडी कुछ सोचकर सीधा क्रिस के ऊपर ही हमला करते हुए उसे बेहोश कर देता है। अब अगले दिन क्रिस की आंख खुलने तक एडी वहां से सारा पैसा चुरा कर निकल चुका था और लगभग उस तिजोरी में $11 मिलियन थे। इवन अभी वहां पर काफी सारी पुलिस भी आई हुई थी जो सभी लोगों से लगातार पूछताछ कर रही थी। जिसके बाद जेम्स क्रिस से भी पूछताछ करने लगता है क्योंकि लास्ट नाइट उसने कहा था कि यहाँ पे सब सही है। इस पर क्रिस बताता है कि उस समय तक सब सही था, लेकिन उसके अगले पल ही किसी ने छत तोड़ के उसके सर पे हमला करते हुए उसे बेहोश कर दिया था, जिसके बाद उसके होश में आने पर तिजोरी से सारा पैसा गायब था। अब क्योंकि क्रिस ने पहले जेम्स की जान बचाई थी तो कहीं न कहीं जेम्स को क्रिस पे यकीन था, इसलिए वो पूछताछ करना बंद कर देता है। पर अभी उसे थोड़ा थोड़ा क्रिस के ऊपर शक भी हो रहा था क्योंकि 3 बार लगातार उसके टाइम पर चोरी करने की कोशिश की गई थी और अब $11 मिलियन गायब थे, जो उनके शहर की अब तक की सबसे बड़ी चोरी थी। अब आज घर पे जाने के बाद क्रिस तुरंत ही एडी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन एडी उसका कॉल नहीं उठाता क्योंकि शायद पिछली रात ही वो चोरी का सारा पैसा उठाकर शहर से फरार हो गया था। अब वैसे शहर के सभी लोग क्रिस को बेगुनाह मान रहे थे, लेकिन क्रिस के जवाबों की वजह से जेम्स को उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा शक होना चालू हो गया था, इसीलिए वो उसके ऊपर चुपके से नजर रखना चालू कर देता है। इवन इतने पैसे चोरी होने की वजह से शहर के सबसे बड़े बड़े गैंगस्टर्स और माफिया को पकड़ के उनसे भी पूछताछ करी जाती है, लेकिन उनमें से किसी ने भी इस चोरी को अंजाम नहीं दिया था। खैर अब इसके अगले दिन अचानक से एडी क्रिस से मिलने के लिए जाता है, जहां वो उसे चोरी के पैसे में से $3 मिलियन देता है, जो सच में एक बहुत ही बड़ा अमाउंट था। तब सबसे पहले तो क्रिस एडी को मारता है क्योंकि उसकी गलती की वजह से क्रिस बुरी तरह से फंस गया था, पर तब एडी उसको जैसे तैसे संभालता है और अब एडी के हिसाब से उन्हें जल्दी से जल्दी माइक से मिलने की जरूरत थी क्योंकि उन्हें भी इस चोरी के प्लान के बारे में सब पता था, जिसके बारे में वो पुलिस को बता के उन्हें फंसा सकते थे। लेकिन क्रिस तो किसी के भी पास जाने से मना कर देता है, मगर हाँ वो सारे पैसे को एडी से लेके जरूर जाने वाला था। खैर अब जेम्स ने भी क्रिस को एडी से मिलते हुए देख लिया था, लेकिन उसे बस एडी के भी चोरी में शामिल होने के बारे में शक था और उसने अभी पैसे नहीं देखे थे। खैर जेम्स अब एडी के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा के माइक तक भी पहुंच जाता है, जहां स्पाइरो के ही क्लब में वो लगातार माइक से एडी के बारे में पूछने लग गया था, लेकिन माइक को शायद अब तक उसके हिस्से के पैसे मिल गए थे, जिसकी वजह से वो जेम्स के सामने ऐसा दिखाता है जैसे उसे चोरी और एडी के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। तब जेम्स को गुस्सा तो आता है, लेकिन अभी वो जल्दी से वापस जाके चोरी के दौरान सीसीटीवी फुटेज को देखने लगता है जिसमें एडी किसी से बात करते हुए दिखाई दे रहा था, और इसका मतलब चोरी के दौरान वहां दूसरा बंदा जरूर मौजूद था, जो कोई और नहीं बल्कि खुद क्रिस ही होता है। खैर तब जेम्स कुछ सोचते हुए सीधा क्रिस के पास जाके उसे एडी की फोटो दिखाता है और कहता है कि इसी बंदे ने उसकी कंपनी में चोरी करी है। ये सुन के तो क्रिस ऐसा बिहेव करने लग गया था जैसे वो एडी को जानता तो हो, लेकिन कई साल से उसने उससे बात करना बंद कर रखी हो। मगर जेम्स अच्छे से जानता था वो दोनों पिछले दिन ही मिले थे, इसलिए जेम्स का शक अब क्रिस के ऊपर और ज्यादा बढ़ गया था। खैर वहीं एडी अभी माइक के साथ अपना सारा पैसा मिलाकर एक ड्रग डीलर के पास जाता है, क्योंकि असल में वो दोनों उससे ड्रग्स खरीद के उसे मार्केट में महंगे दामों में बेचने वाले थे, जिससे उन्हें बहुत सारा पैसा मिल जाता। लेकिन वो ड्रग माफिया उनके पास इतना पैसा देख के उसे गन पॉइंट पे ले लेता है और उन्हें पैसे वहीं छोड़ के जाने को कहता है। तब इससे माइक और एडी दोनों ही काफी ज्यादा डर गए थे, लेकिन वो पैसे छोड़ के नहीं भागना चाहते थे, इसलिए माइक उल्टा ड्रग डीलर्स पे ही गोलियां चलाना चालू कर देता है, जिसके चलते वहां मौजूद ड्रग माफिया तो मारा ही गया था। लेकिन इस सब में माइक को भी काफी गोलियां लगने से माइक भी मारा गया था, लेकिन एडी तो अब तक अपनी जान बचा के वहां से भाग चुका था। खैर वहीं अब तक स्पाइरो को भी पता चल गया था कि क्रिस और एडी ने ही $11 मिलियन चुराए हैं, इसलिए वो सीधा क्रिस को उठा के उससे पैसे के बारे में पूछने लगता है। अब वैसे ये सब जिम्मी ने स्पाइरो को बताया था, जो माइक के उस पर गोली चलने के बाद भी जैसे तैसे जिंदा बच गया था।
और अब अगर क्रिस स्पाइरो को पैसे के बारे में नहीं बताता तो स्पाइरो उसके पूरे परिवार को खत्म कर देता। लेकिन अभी भी क्रिस अपना मुंह नहीं खोलता। वहीं जेम्स अभी एडी के बारे में पता करते हुए उस जगह पहुंच जाता है जहां पहले एडी काम करा करता था। वहां एडी के लॉकर में उसे एक मैप मिलता है जो क्रिस के ऑफिस का था और क्रिस ने ही वो बनाया था, जिससे जेम्स को अब कंफर्म हो गया था कि क्रिस और एडी दोनों ने ही इस चोरी को अंजाम दिया था। इसलिए वो डायरेक्ट एडी को पकड़ के उससे इस बारे में पूछताछ करने लगता है। और इसके थोड़ी देर बाद जब क्रिस अपने घर पे पहुंचता है तो उसे वहां काफी सारे पुलिस वाले दिखाई देते हैं, जिन्हें देख के क्रिस भी सब समझ गया था। इसलिए फिलहाल वो साइड में नैन्सी को देख के उसे अपने घर के बाहर मौजूद स्टैचू को छुपाने को कहता है, जो कहानी की शुरुआत में उसने अपनी माँ को गिफ्ट करा था। तब नैन्सी ने भी क्रिस से प्यार करने की वजह से उसे छुपा भी दिया था और असल में अपने हिस्से के $3 मिलियन क्रिस ने उसी स्टैचू में छुपा के रखे हुए थे। खैर उतने में ही अचानक से क्रिस के पास एडी पहुंच जाता है, जो जैसे तैसे पुलिस से भाग के क्रिस के पास आ गया था और अब उसे किसी भी हाल में क्रिस के पास मौजूद पैसे चाहिए थे ताकि वो शहर से भाग सके। तब वो क्रिस को भी जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से क्रिस के पिता के एडी को शूट कर देते हैं, जिससे वो घायल हो गया था। और उतने में ही एडी और क्रिस को जेम्स ने आकर पकड़ लिया था, लेकिन अभी भी उन्हें पैसे के बारे में पता नहीं चला होता, जिस पर जेम्स कहता है कि वो पैसे को भी किसी न किसी तरह से ढूंढ लेगा। खैर इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस कहानी में आगे और क्या होने वाला है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।